फ्रेंड्स, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो पेरेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं एंड इट इज अबाउट सक्सेसफुल पेरेंटिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत लाइफ में सक्सेसफुल होना वो अलग बात है, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना वो भी अलग बात है। एंड दोस्तों, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में बच्चों को समझाना या बच्चों की परवरिश करना वो टोटली अलग बात हो जाती है। एग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? राइट। सो फ्रेंड्स, मेरा जो सेशन है, मुझे जो भी समय मिला हुआ है आने वाले समय के अंदर, वो समय के दरमियान मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। सो मे बी दोस्तों, मैं जब भी आपको कोई सवाल पूछूं, आपका जवाब हाँ हो सकता है, आपका जवाब ना हो सकता है। आई वुड रिकमेंड कि आप वो चैट के अंदर टाइप कर सकते हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी ये यूट्यूब के ऊपर इसे देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप वहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट करें। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का आपको फायदा कितना होगा? जितना आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना आप सभी लोगों को फायदा होगा। बिकॉज दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा हुआ था कि यदि हमें देश को बदलना है तो शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी। पर मेरा ये मानना है कि यदि हमें शुरुआत बच्चों से करनी है तो शुरुआत हमें पेरेंटिंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो बच्चों की परवरिश करते हैं वैसे ही आने वाले समय के बच्चे बनते हैं। अग्री करते हैं फ्रेंड्स? एंड दैट इज द रीजन कि पेरेंटिंग वो लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट समहाउ सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड हिस्सा है। समहाउ हमको लाइफ के सारे एंगल को लेकर एजुकेशन दिया जाता है दोस्तों। इनफैक्ट जे कृष्णमूर्ति ने कहा हुआ था कि डॉक्टर, लॉयर, सीए बनने के लिए 25-25 साल का एजुकेशन दिया जाता है, पर माता पिता बनने जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए 1 साल का भी एजुकेशन नहीं दिया जाता। सो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पीएमसी के माध्यम से, यदि पेरेंटिंग का नॉलेज यदि पूरी दुनिया के अंदर पहुंचता है तो मुझे लगता है कि वो जो ड्रीम ओशो ने देखा हुआ था, वो ड्रीम जो शायद जे कृष्णमूर्ति ने देखा हुआ था, वो ड्रीम, एक अच्छे भारत का ड्रीम जो शायद हर एक अच्छे विचारक ने देखा होगा, उसको पूरा करने के लिए पेरेंटिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है दोस्तों। अग्री करेंगे? सबसे बड़ी जो पेरेंटिंग की चैलेंज आती है एज अ पेरेंट, मुझे काफी सारे पेरेंट्स, क्योंकि अभी तक 12 लाख से ज्यादा पेरेंट्स को मैं लाइव ऑन स्टेज मिल चुका हूं। ऑनलाइन तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा 77 कंट्रीज से पेरेंटिंग के वीडियोस के ऊपर व्यूज आए हुए हैं। सो ज्यादातर मुझे काफी सारे लोगों ने जो जो भी अपने बच्चों से रिलेटेड चैलेंजेस बताए हुए हैं उसका लिस्ट मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। मे बी आप इसमें से कौन सी चैलेंज फेस करते हैं, इनकेस यदि आप यहाँ पर टाइप कर पाए दोस्तों, जल्दी से टाइप कर पाए। सो मे बी बच्चों की रॉन्ग डिमांड बढ़ती जा रही है, मे बी बच्चे बैक आंसरिंग आज बहुत ज्यादा करते हैं, मे बी आजकल बच्चे टीवी एंड मोबाइल के पीछे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। सो दोस्तों, लेजीनेस का प्रॉब्लम है, जंक फूड का प्रॉब्लम है, हेमंत जी ने लिखा हुआ है। ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम है और स्पेसिफिकली आजकल जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं देते, बैक आंसरिंग कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं। ऐसे काफी सारे इश्यूज है। सो दोस्तों, मैं मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चा जब भी ऐसा कोई गलती करता है, जैसे बच्चा ज्यादा टीवी देखता है, या बच्चा जब भी झूठ बोलता है, या बच्चा काइंड ऑफ एंगर करता है, या बच्चा कंपैरेटिवली टीवी ज्यादा देख रहा है, वो जंक फूड का यूज कर रहा है, राइट? ऐसे जब भी कुछ होता है, या टीवी का ज्यादा यूज करता है, यूट्यूब या सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करता है, और इनफैक्ट दोस्तों आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक के ऊपर जैसे वही उनका जीवन हो वैसे वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बच्चा जब भी ऐसी कोई भी गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए एज अ पेरेंट हम लोग करते क्या है? यस। सो एज अ पेरेंट हम लोग बच्चे की ऐसी कोई भी गलती हो उसको सुधारने के लिए आज का ये प्रोग्राम अटेंड करने से पहले क्या करते हैं? जैसे गुस्सा करते हैं, राइट? बस ये बच्चे को समझाते हैं, राइट? तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले ज्यादातर हम बच्चों को समझाते हैं, देख बेटा, नो नो मोनू सोनू जो भी नाम है, इतना ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। बेटा, अभी आप 10th में हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अग्री करते हो दोस्तों? हम बच्चों को समझाते हैं प्यार से, पर दोस्तों समझाने से बच्चे समझते नहीं हैं। एंड इसीलिए हम क्या करते हैं? बच्चों को धमकाते हैं, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं। पर दोस्तों, मेरा यह मानना है कि समझाने से बच्चे नहीं समझते, धमकाने से भी बच्चे कंपैरेटिवली नहीं समझते या नहीं सुधरते। एंड उसके बाद में होता क्या है? उसके बाद में ज्यादातर हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। एंड दोस्तों, पनिशमेंट 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, एंड दैट इज द फिजिकल पनिशमेंट,
एंड नंबर 2, एंड दैट इज द इमोशनल पनिशमेंट। सो शायद हम हमारे बच्चों को हाथ उठा देते हैं तो कंपैरेटिवली वो फिजिकल पनिशमेंट है, पर उससे भी ज्यादा बुरी और बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा साइड इफेक्ट करने वाली जो पनिशमेंट होती है, एंड दैट इज द इमोशनल पनिशमेंट। इमोशनल पनिशमेंट के कुछ एग्जांपल दूं। जब मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा, दैट इज द इमोशनल पनिशमेंट। बच्चा आपके साथ इमोशनली उतना ज्यादा डिस्कनेक्ट फील करता है, बच्चा उतना ज्यादा डिप्रेस फील करता है, जो शायद उसको 2 थप्पड़ मार दिए होते तो शायद मैं कहूंगा साइकोलॉजिकली नहीं ही मारने चाहिए, बट फिर भी मार देंगे तो साइकोलॉजिकली उसका साइड इफेक्ट कम होगा। जब आप ये बोल देते हैं कि मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा, नंबर 2, तुझे तो मैं हॉस्टल में डाल दूंगा या हॉस्टल में डाल दूंगी, नहीं पड़ेगा तो। एंड कभी कभार तो मम्मी ये भी बोल जाती है कि पता नहीं मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया। दोस्तों, दीज आर दी वर्ड्स कि जो हमको लगता है कि इससे बच्चे मान जाते हैं, पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं उससे बच्चे आपसे इमोशनली उतने ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि वो कनेक्शन बनाने में सालों के साल गुजर जाते हैं, सालों के साल गुजर जाते हैं, पर फिर भी वो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डेशन वो नहीं बन पाता। तो दोस्तों, मेरा आपको ये सवाल है कि बच्चे को आप पनिशमेंट देते हो, मे बी इमोशनल पनिशमेंट, मे बी फिजिकल पनिशमेंट, बच्चे को मारने के बाद क्या बच्चे सुधर जाते हैं? जल्दी से आप मुझे बताएं, क्या बच्चे को मार दिया, जैसे बच्चा ज्यादा टीवी देख रहा है, आपने खींच के थप्पड़ मारा, तो क्या बच्चा सुधर जाता है? जैसे जया जी ने कहा, नो, बच्चे नहीं सुधरते। सो बच्चा टीवी देखता है, बट somehow this is the highest torture, definitely, right? बच्चे सुधरते नहीं हैं। दोस्तों, बच्चों को मारने के बाद कभी भी बच्चों के अंदर बदलाव नहीं आता। सो हम बच्चों को समझाते हैं, हम बच्चों को धमकाते हैं, हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, और फिर भी बच्चे नहीं सुधरते। तो फिर हम क्या करते हैं? आज से पहले ये 3 ही तो रास्ते थे हमारे पास। ये जब बच्चे नहीं करते या बच्चे नहीं सुधरते, तो बच्चों को सुधारने के लिए आज से पहले आप करते क्या हो? तो दोस्तों, चौथा रास्ता होता है, एंड दैट इज ज्यादातर मम्मी पापा बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, नसीब के भरोसे छोड़ देते हैं, या तो जैसे कुलविंदर जी ने लिखा कि अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार इसके नसीब में जो लिखा होगा ना वो होगा। अग्री करते हैं दोस्तों? पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्यारी सी बात बताना चाहता हूं कि ये जो आपके घर पे बच्चा आया हुआ है वो भगवान की गिफ्ट है। आप जरूर से मानते होंगे, क्योंकि हम सभी लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की बात यदि आपके साथ शेयर करूं, तो जरा सोचे कि जब भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को आप पे भरोसा था, तभी ये बच्चे को आपके घर पे भेजा। आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में किसी के पास ये बच्चा ना भेजते हुए आपके घर के ऊपर ये बच्चे को भेजा हुआ है। इट मीन्स ऊपर वाले को आप पे भरोसा है कि आप उसकी परवरिश अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एंड जब आप वो बच्चे को भगवान के भरोसे छोड़ देते हो, तो वो भी बेचारा सहम जाता है कि यार मुझे तो आप पे भरोसा था। एंड इसीलिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी पुरानी पेरेंटिंग के सिस्टम है, रोकना, टोकना, ठोकना, एंड मे बी बच्चों को भगवान के भरोसे, नसीब के भरोसे, या काफी कबार तो मम्मी ये बोल देती है कि तेरी वाइफ आएगी बाद में तू सुधरेगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब तू सुधरेगा, या बेटी हो तो बोलते हैं कि तेरी शादी होगी ना, तेरी सास तुझे सुधारेगी। पर दोस्तों, यदि आप नहीं सुधार सकते तो दुनिया में और कोई व्यक्ति उसको नहीं सुधार सकता। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं पुरानी एक भी पेरेंटिंग की सिस्टम काम नहीं करती। तो डोंट यू थिंक कि दिस इज द टाइम कि जहां पर हमको हमारी पेरेंटिंग के सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है? एग्री करते हैं फ्रेंड्स? दिस इज द टाइम। अदरवाइज मैंने दोस्तों काफी सारे स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोगों को भी देखा हुआ है, वो बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस मिले हो दोस्तों। मेरे कुछ क्लाइंट्स जिनके फोर्ब्स मैगजीन के अंदर नाम हो दोस्तों, वो जब काउंसलिंग के लिए आए, माने उनके घर के अंदर हेलीकॉप्टर है, वो जब काउंसलिंग के लिए आए तो लाइक मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू 5-5 कार आए, ब्लैक कमांडो के साथ आए। पर दोस्तों, उतने पैसे होने के बावजूद भी दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। द रीजन इज व्हाट? समहाउ मैं कहना चाहता हूं शायद रॉन्ग पेरेंटिंग है, शायद फैमिली रिलेशनशिप जितने हैप्पी एंड जितने हेल्दी होने चाहिए वो समहाउ नहीं है। एंड इनफैक्ट स्पिरिचुअल पाथ पे चलना इज गुड, बट मैं आपको कहना चाहता हूं यदि ये परिवार जो ऊपर वाले ने दिया हुआ है, ये वाइफ, ये हस्बैंड, ये मम्मी पापा, ये सास ससुर और ये बच्चे, यदि ऊपर वाले ने दिए हुए ये रिश्तों को हम यहां पर नहीं संभाल सकते, तो उसके साथ के रिश्ते को हम कैसे संभाल पाएंगे, कैसे निखार पाएंगे? दोस्तों, शायद ऊपर ऊपर से तो हम शांत दिखे, पर जब अंदर से बच्चे सामने आ जाते हैं, वो सास या वो वाइफ या वो हस्बैंड सामने आ जाते हैं,
तो लगता है कि ये पिछले जन्मों का कुछ पाप है जो ये जन्म में आया है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये पुरानी सिस्टम काम नहीं करती। एंड इसीलिए एज अ पेरेंट, आप यदि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यदि मे बी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी जगह पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि फैमिली रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड एंड वाइफ के साथ आपका अच्छा रिश्ता होगा। एंड दोस्तों पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा तो आप लड़ पाएंगे, पर मैंने देखा है कि दुनिया जीतने वाले लोग परिवार से हार चुके होते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों, इसीलिए आपका परिवार के ऊपर फोकस करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों की नर्चरिंग के ऊपर फोकस करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए जो दोस्तों मैंने मेरी बुक के अंदर लिखा हुआ है, पेरेंटिंग की बुक, जो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। पेरेंटिंग का मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं, डोंट वरी इफ योर चाइल्ड डज नॉट लिसन टू यू। डोंट वरी इफ योर चाइल्ड डज नॉट लिसन टू यू, वरी दैट ही इज वॉचिंग यू। दोस्तों चिंता उस बात की ना करें कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, पर चिंता किस बात की आपको करने की जरूरत है कि वो आपको देख रहा है। यस फ्रेंड्स, ज्यादातर केस में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बच्चों की जो भी कंप्लेन करते हैं, मे बी टीवी को लेकर, मे बी मोबाइल को लेकर, मे बी सोशल मीडिया को लेकर, मे बी बच्चों के एंगर या उनके बैक आंसरिंग को लेकर, पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि वो बच्चा बचपन से देखता है कि जब पापा ऑफिस से घर पे आते हैं, नहा धो के खाना पीना खा के जब फ्रेश होते हैं, मुझे डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। यस, पापा बच्चों को डांटना नहीं चाहते, पर क्योंकि मम्मी की डांट पड़ती है कि आपका भी बच्चा है, कुछ तो बोलो, उसके लिए पापा को डांटना पड़ता है। एग्री करेंगे सारे पापा, राइट? सो दोस्तों होता यह है कि वो जो पापा है वो कंपैरेटिवली बच्चे को डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में टीवी के सामने बैठते हैं, सोफे के ऊपर, एंड टीवी आसन करते हैं। दोस्तों मम्मी भी अपने सारे काम से जब फ्री हो जाती है, वो भी क्या करती है, हाथ में रिमोट पकड़ती है एंड टीवी आसन करती है। दोस्तों वो बच्चा बचपन से देखता है कि मम्मी फ्री, टीवी आसन, पापा फ्री, टीवी आसन, मैं भी फ्री, टीवी आसन होना चाहिए। सो दोस्तों बच्चा, अगेन मैं कहना चाहता हूं कि बच्चा आपको देखने में उतना मशगूल है कि वो आपको सुनना भूल जाता है। वो बच्चा बचपन से देखता है कि जब पापा की पसंद का काम नहीं होता तो पापा गुस्सा करते हैं, एंड जब मम्मी की पसंद का काम नहीं होता तो मम्मी ऊंची आवाज में बात करती हैं। एंड दोस्तों इसीलिए बच्चा क्या करता है, एक पे एक कॉम्बो पैक, जब उसकी पसंद का काम नहीं होता तो वो गुस्सा भी करता है एंड वो ऊंची आवाज में बात भी करता है। एंड तब मम्मी पापा बोलते हैं कि आजकल के बच्चे हाइपर एक्टिव है। मैं कहना चाहता हूं बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, मदर फादर एक्टिव है, मदर फादर एक्टिव है। एंड इसीलिए दोस्तों आज के बाद आपका बच्चा आपकी बात ना माने ना, तो उसके ऊपर गुस्सा करने से पहले उसको एक जादू की झप्पी देना, प्यार भरी पप्पी देना और कहना कि बेटा तूने मुझे रियलाइज करा दिया है कि मैं जो कह रहा हूं वो शायद मैं ही नहीं कर रहा हूं। एंड दोस्तों एक बात कहूं, लोगों के सामने, अननोन लोगों के सामने अच्छा होना, उससे आप सफल हो सकते हैं, पर घर वाले लोगों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो ही आप सुखी और शांत हो सकते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा आपके बिहेवियर को देखता है, वही चीज को फॉलो करता है। एंड इसीलिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अभी मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग साथ में मिलते हुए करें। सो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, मैं जैसे ही एक कहूंगा आपको दोनों हाथों को फैलाना है। जब मैं कहूंगा दो तो आपको थोड़े से हाथ को नजदीक लाना है। जब मैं कहूंगा तीन, हाथों को आपको एकदम नजदीक लाना है। और चार पे पूरी जोर से आपको ताली बजानी है। क्लियर एवरीवन? सो जल्दी से टाइप करें क्लियर क्लियर क्लियर, ताकि मुझे पता चले। फ्रेंड्स वन पे हाथ फैलाने हैं, राइट? दो व्यक्ति साथ साथ में बैठे हैं, आई वुड रिकमेंड थोड़ी सी जगह बना ले एंड आप ये एक्सरसाइज को, ये एक्टिविटी को करें। वेरी गुड। सो जया, गोविंद, सारिका, कविता, वेरी गुड, सब लोग क्लियर है। एंड जो भी यूट्यूब पे फ्रेंड्स देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड आप सभी दोस्तों को भी ये सेम एक्टिविटी को साथ में करना है। सो वन, देन आफ्टर टू, देन आफ्टर थ्री पे इतने नजदीक हाथ,
एंड मैं देखना चाहता हूं आप में से कौन है जो सबसे जोर से ताली बजाता है, राइट? सो इतनी ताकत के साथ आपको जोर से ताली बजानी है। सो बी रेडी, राइट? 1 2 एंड 3। ओ दोस्तों, 3 पे नहीं, कितने पे ताली बजानी थी? 4 पे। बट ज्यादातर लोगों ने 3 पे ताली बजा दी होगी। कितने लोगों ने 3 पे ताली बजाई? 3 पे ताली बजाई। वो 3 टाइप करे, 3 टाइप करे ताकि मुझे पता चले। 3 3 3 3 टाइप करे, जल्दी 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 जल्दी। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने 3 पे ताली बजाई। द रीजन इज व्हाट दोस्तों, इतनी छोटी सी बात थी, वो मैंने टोक टोक के 2-2 बार समझाई, तो भी आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने जो कहा वो नहीं किया। तो ये तो छोटे से बच्चे हैं, वही करते हैं जो हम लोग करते हैं। हम जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? यस, यस और नो, राइट? सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे फ्रेंड्स जितने आप इन्वॉल्व होंगे, यहां पर मैं देख रहा हूं कि 37 अटेंडीज हैं एंड 21 पैनलिस्ट हैं। सो मोर देन 50 के आसपास लोग हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। संभव दोस्तों, मेरा जब वेबिनार होता है तो 50-60 लोगों के बीच में मुझे बोलने की कंपैरेटिवली काफी कम आदत है। आज मॉर्निंग में ही मेरा वेबिनार था। सो 500 प्लस लोग थे एंड यूट्यूब लाइव के ऊपर 3000 से ज्यादा लोग थे, राइट? सो मुझे उतने लोगों को एड्रेस करने की आदत है, बट मुझे ये पता है कि हम सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने वाले हैं। तो वो 500 लोगों की एनर्जी ये 50 लोगों में मुझे दिखनी चाहिए, राइट? सो फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप टाइप करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका जो लर्निंग है, और ना सिर्फ मेरे सेशन में दोस्तों, पीएमसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हर एक सेशन के अंदर अब जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। सो कौन सा स्पीकर अच्छा? जो स्पीकर के अंदर आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो स्पीकर ज्यादा अच्छा दोस्तों, राइट? सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे। एंड इसीलिए आज के बाद हमें हमारे बिहेवियर के ऊपर वॉच रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि एज अ पेरेंट हमारा जो एटीट्यूड है दोस्तों, वो 2 टाइप्स का एटीट्यूड हो सकता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आज के बाद बच्चों को बोलने से पहले हम खुद के बिहेवियर को देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मम्मी पापा के तौर पे हमारा एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड मक्खी जैसा हो सकता है या फिर मधुमक्खी जैसा हो सकता है। सो मक्खी का एटीट्यूड कैसा होता है? सो दोस्तों, जो मक्खी होती है वो क्या करती है? सो मक्खी हमेशा गंदगी के ऊपर बैठती है, वो गंदगी फैलाने का काम करती है, पूरे दिन हमिंग करती रहती है। दोस्तों, सेम वे कुछ ऐसे पेरेंट होते हैं जो पूरे दिन मक्खी जैसा बिहेव करते हैं। ये रूम जितना साफ सुथरा है तो मक्खी नहीं दिख रही है, पर दोस्तों ये मेरी ऑफिस की जो कैबिन है, यदि उसमें थोड़ी सी गंदगी यदि मेरे टेबल के ऊपर या कोई भी जगह पर मैं कर दूं, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं वो पूरी साफ ऑफिस को छोड़ के वो गंदगी के ऊपर बैठेगी। सेम वे में कहना चाहता हूं, कुछ मम्मी पापा होते हैं, वो बच्चों के अंदर काफी सारी अच्छाइयां होती हैं, वो अच्छाइयों को छोड़ के वो गंदगी के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। वो बच्चों की अच्छाइयों को छोड़ के बच्चों की कमजोरी के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। वो बच्चा इमोशनल है, वो बच्चा केयरिंग है, वो बच्चा सारी बातें मानता है, बट जस्ट एक ही प्रॉब्लम है कि उसके हैंडराइटिंग खराब है। तो बस मम्मी एंड पापा पूरे दिन हैंडराइटिंग सुधार दे, हैंडराइटिंग सुधार दे। और दोस्तों, मक्खी गंदगी के ऊपर बैठती है, हमिंग करती है और गंदगी फैलाने का काम करती है। ये मम्मी पापा, सॉरी, ये मक्खा मक्खी जब दूसरे मक्खा मक्खी को मिले तो वही बात बोलते हैं, मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है। मुझे भी मिले तो भी बच्चों की कंप्लेन ही करते हैं। दोस्तों, बच्चा सारे सब्जेक्ट में ठीक हो, मैथ्स में वीक हो, तो मम्मी पापा का फोकस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर जाता है कि मेरा बेटा मैथ्स में अच्छा कैसे करे। पर मैं कहना चाहता हूं, एज अ पेरेंट, आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो मम्मी पापा की एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेहमान आए तो बोलना चालू करे। एंड बोलने वाला बच्चा होता है तो मम्मी पापा की एक ही ख्वाहिश होती है कि मेहमान के सामने हमको बोलने दे और वो चुपचाप रूम में जाके अपना काम करे। अग्री करते हैं दोस्तों? ये सुनो। सो दोस्तों, ये जो टाइप के पेरेंट है वो पेरेंट मक्खी के जैसे होते हैं। पर मैं ये जानता हूं कि आप मक्खी जैसे नहीं, मैं और आप सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने वाले लोग हैं। एंड इसीलिए हम सभी लोगों को मक्खी नहीं मधुमक्खी बनने की जरूरत है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मधुमक्खी
जो गंदगी के ऊपर से पसार तो होती है, वो भी गंदगी जहां पर है वो जगह से उड़ती तो है, पर वो गंदगी के ऊपर बैठती नहीं। सेम में बच्चों के अंदर कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां जरूर से होती है। दोस्तों, मेरे अंदर कुछ कमजोरी है, मेरी वाइफ के अंदर कुछ कमजोरी है, तो ये दोनों तो ओरिजिनल कॉपी भी ठीक ठाक नहीं है। तो दोस्तों, वो बच्चा तो जेरोक्स कॉपी है। एग्री करते हैं? यस और नो? ओरिजिनल कॉपी ही परफेक्ट नहीं है, तो वो जेरोक्स कॉपी परफेक्ट कैसे निकलेगी? एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो बच्चे के अंदर कुछ कमियां भी होगी और वही बच्चे के अंदर कुछ खूबियां भी होगी। पूरी दुनिया लगी होगी आपके बच्चे की कमियों को दिखाने में। एज ए माता पिता सिर्फ और सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं उसकी खूबियों को निखारने का। दोस्तों, एज अ मदर, एज अ फादर, काफी सारे लोग टीचर बन जाते हैं, काफी सारे लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं, काफी सारे लोग पुलिस बन जाते हैं, काफी सारे लोग सीबीआई ऑफिसर बन जाते हैं, डिटेक्टिव बन जाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, आप सिर्फ मम्मी पापा बन जाए, सही मायने में सक्सेसफुल पेरेंट बन जाए, तो शायद आपको और कोई रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। जिससे मधुमक्खी फ्लावर के ऊपर बैठती है और उसमें भी मीठा रस लेती है, सेम में बच्चा मैथ्स में वीक है, उसके हैंडराइटिंग खराब है, तो ये मम्मी पापा चिंता नहीं करते। बच्चे के हैंडराइटिंग खराब है तो ये मम्मी पापा सोचते हैं चलो अच्छी बात है, मेरे बच्चे में एक डॉक्टर बनने की सबसे पहली लायकात तो आ चुकी है। दोस्तों, ये पॉजिटिव थिंकर होते हैं, ये बच्चों के अंदर अच्छाइयों को देखते हैं। दोस्तों, वो बच्चा जो इंट्रोवर्ट था, वो बच्चा जो मेहमान आते ही अपने रूम में चला जाता है, मक्खी जैसे मम्मी पापा वो बच्चे को टोकते हैं, वो बच्चे को खींच के बाहर निकालते हैं, बोले आ मेहमान के साथ बात कर। पर दोस्तों, मधुमक्खी टाइप के मम्मी पापा क्या करते हैं? बच्चे को सुधारने की जगह पर वो अपना एटीट्यूड सुधारते हैं। एंड वो इंट्रोवर्ट है, वो पता है, तो वो बच्चे को आईटी के फील्ड में डाल देते हैं, वो बच्चे को सीए बना देते हैं, वो बच्चे को साइंटिस्ट बना देते हैं, वो बच्चे को रिसर्च आरएनडी के फील्ड में डालते हैं, वो बच्चे को वैसे काम में डालते हैं कि जहां पर उसको लोगों के साथ कम से कम इंटरेक्शन का काम करना पड़े, इन अकेले बैठते हुए उसको काम करना पड़े। दोस्तों, वो राइटर बन जाए, वो एडिटर बन जाए, वो ऐसे काम करे कि जहां पर उसको कम से कम इंटरेक्शन हो। तो दोस्तों, वो बच्चा भी जीनियस हो सकता है। एंड दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, मक्खी टाइप के मम्मी पापा क्या करते हैं? उसको अंदर बिठाते, खबरदार बाहर आया तो चुपचाप तेरा होमवर्क कर। बड़े मधुमक्खी वाले मम्मी पापा क्या करते हैं? वो बच्चे को बोलने का चांस देते हैं, एंड वो बच्चे को बड़ा होके वो पॉलिटिक्स में जाए, वो टीचर बने, वो ट्रेनर बने, वो कोच बने, वो रेडियो जॉकी बने, वो प्रोफेसर बने, वो पीआर का काम करे, वो मार्केटिंग का काम करे, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे। एंड दोस्तों, वैसे वो सारे काम करे जिसमें बोलना मैक्सिमम होता है। मक्खी टाइप के मम्मी पापा उसको रेडियो रेडियो बोलेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तेरा मुंह तो बंद नहीं रहता, वैसे करके उसकी जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट, जो गॉड के पास आप जाना चाहते हो, जो गॉड के करीब आप पहुंचना चाहते हो, वो गॉड ने आपको जो गिफ्ट दिया है, दोस्तों, यदि उसकी खूबी नहीं देख सकते तो सॉरी टू से गॉड की भी आपको खूबी नहीं दिख सकती। एंड यदि हम बच्चों के करीब नहीं पहुंच सकते तो सॉरी टू से ऊपर वाले के करीब भी हम नहीं पहुंच सकते। एंड दैट इज द रीजन मैं कहना चाहता हूं, आज आप ये रात को सोने से पहले वर्कआउट करें कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी 4 खूबी है, कौन सी 5 खूबी है, एंड आप उसको निखारने के ऊपर फोकस करें। आप वहां पर बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं एज ए पेरेंटिंग कोच के तौर पे काम करता हूं, अच्छा खासा काम कर लेता हूं। हमारे 16 कंट्रीज के अंदर, लास्ट ईयर में 16 कंट्रीज के अंदर बिजनेस किया। दिस ईयर 2020 के अंदर हम 20 कंट्रीज के अंदर हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स होंगे दोस्तों, राइट? मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जब 22 साल का था, अभी 37 की 36 37 की मेरी एज है, 37 रनिंग है, 36 कंप्लीट है। दोस्तों, मैं 22 साल का था ना, तब मैं मेरे पापा के पास गया था, मम्मी के पास गया था, और मैंने कहा था कि मुझे पेरेंटिंग के अंदर आगे बढ़ना है। आई डोंट नो कि मुझे ऐसा क्यों विचार आया था, बट 17 18 ईयर्स की एज से मैंने पेरेंटिंग की बुक और पेरेंटिंग के ऊपर विचार लिखने के शुरू कर दिए थे। एंड धीरे 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 समहाउ वो इंस्टिंक्ट मुझे ये डायरेक्शन के अंदर खींच रहा था। 22 साल की एज में मैं पापा के पास गया, पापा ने मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों, जरा सोचे, आज से 13-14 ईयर्स बैक एक बच्चा 22 साल का लड़का यदि वो बोले कि मैं टीचर्स को सिखाना चाहता हूं, मैं पेरेंट्स को सिखाना चाहता हूं जिनकी
एज शायद डबल होगी, वो बच्चे से डबल होगी, एंड वो फील्ड में जाना चाहता हूं, तो दोस्तों डू यू फील कि आप आपके बच्चे को सपोर्ट करते, बट वो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, एंड दैट इज द रीजन। पैसा तो दोस्तों कोई भी कमा सकता है, बट आज जो लोगों की दुआएं और जो लोगों का प्यार मिलता है दोस्तों, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। एग्री करते हैं दोस्तों? एंड इसीलिए आज मैं जो एक चीज, जो पावरफुल चीज आपको कहना चाहता हूं, टीचर का काम है कि बच्चे ने 400 वर्ड्स में से कौन से 4 वर्ड्स रॉन्ग लिखे वो ढूंढना, एंड उसके ऊपर लाल सर्कल बनाना, एंड ये मिस्टेक है वो दिखाना, वो टीचर का काम है। पर 396 वर्ड्स करेक्ट लिखे हैं, उस बात को लेकर अप्रिशिएट करना, वो मम्मी पापा के तौर पे आपका काम है दोस्तों। सो टीचर्स उनका काम करे, आप आपका काम करे, मक्खी में से हम मधुमक्खी बन जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है हमारे बच्चे भी शहद जितने, हनी जितने मीठे होंगे, हनी जितने समाज उपयोगी होंगे, और हनी जितने ही वो हेल्दी होंगे। एग्री करते हैं दोस्तों? ये सुनो, ये सुनो, राइट? सो दोस्तों सबसे लास्ट में यदि कोई मुझे पूछे, वैसे तो मेरा पूरा पेरेंटिंग का कोर्स है, पेरेंटिंग की बुक है, जो इनकेस आप चाहो तो मेरी वेबसाइट parikshitjubanputra.com के ऊपर आप जाके ले सकते हो। इनकेस आप आज के बाद पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो दोस्तों, तो यूट्यूब के ऊपर मैंने 300 से ज्यादा वीडियोस पेरेंटिंग के ऊपर रखे हुए हैं, एंड एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज में पेरेंटिंग के ऊपर कोई ना कोई नया वीडियो रखता हूं, एंड जब तक जिंदा रहने वाला हूं इसके ऊपर मैं काम करने वाला हूं दोस्तों। तो मैं आपको ये मेरा जो टोटल इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने लाखों पेरेंट्स को पर्सनली लाइव ऑन स्टेज मिलने के बाद, इतने करोड़ों पेरेंट्स को ऑनलाइन मिलने के बाद, दोस्तों यदि कोई मुझे पूछे कि कोई एक पेरेंटिंग की टिप क्या हो सकती है, सारी आपकी एडवाइजेस भूल जाए, सारी पेरेंटिंग के सिस्टम को भूल जाए, तो कोई एक चीज याद रखना चाहे तो वो कौन सी हो सकती है? तो दोस्तों आज के सेशन में लास्ट में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि क्या आप अग्री करते हैं कि आपके घर पे जो बच्चा आया है वो भगवान की गिफ्ट है? अग्री करते हैं दोस्तों? वो बच्चा वो भगवान की गिफ्ट है, वो अग्री करते हैं? तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जब किसी को 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की जब किसी को गिफ्ट आप देते हैं, तो दोस्तों वो 5,000 की गिफ्ट को भी आप पहले 5 बार चेक करते हैं कि टूटा तो नहीं है, खराब तो नहीं है, प्राइस टैग तो नहीं लगा, स्क्रैच तो नहीं, परफेक्ट वे में काम तो कर रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये जो चीज सामने वाले को दे रहा हूं उसके काम की तो है कि नहीं। वो 2-5 हजार रुपए की मामूली चीज वस्तु के लिए भी यदि हम 5 बार चेक करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके घर पे जो आया हुआ बच्चा है वो तो ऊपर वाले की अमूल्य गिफ्ट है, ऊपर वाले का अमूल्य तोहफा है। तो दोस्तों क्या उसने चेक नहीं किया होगा कि ये गिफ्ट परफेक्ट है कि नहीं? दोस्तों मेरा ये मानना है कि वो 9 महीने तक चेक करता है, एंड वो चेक करता है कि जो मां बाप ने अभी तक बच्चे का चेहरा नहीं देखा, उसको यदि इतना प्यार करते हैं, तो जब वो दुनिया में आएगा तब उसको कितना अनकंडीशनल लव करेंगे। एंड दोस्तों सॉरी टू से, फिर दुनिया की भागदौड़ के अंदर हम प्रैक्टिकल मम्मी पापा हो जाते हैं, हम भी बच्चों को रेस के अंदर दौड़ाना चाहते हैं, पर हम भी ये भूल जाते हैं कि दोस्तों 2 चीज मैं कहना चाहता हूं, ज्यादातर बच्चों को लेकर या हस्बैंड को लेकर या फैमिली को लेकर आपको कोई भी, आपके हस्बैंड एंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आपके बीच में जो भी तू मैं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं 95% से ज्यादा, काफी सारे काउंसलिंग एंड कोचिंग करने के बाद, हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर भी मेरे काफी सारे प्रोग्राम्स है दोस्तों, राइट? वो सारे कंडक्ट करने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं ज्यादातर 95% जितने जो झगड़े होते हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के नहीं होते। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सास की बात आ जाती है, बच्चों को लेकर ओपिनियन आ जाता है, आस पड़ोस की बात आ जाती है, ननंद या जेठानी आ जाती है, उसके बाद में झगड़ा होता है। सो यदि आप सक्सेसफुल मम्मी पापा बनना चाहते हैं तो हैप्पी हस्बैंड एंड वाइफ भी होना जरूरी है, एंड हैप्पी हस्बैंड एंड वाइफ होना है तो एक चीज कहना चाहता हूं, आज सिर्फ उतनी चीज डिसाइड करे कि थर्ड पार्टी को लेकर हम बवाल नहीं करेंगे, हम तू मैं नहीं करेंगे। जब भी हम झगड़ा करेंगे तो सोच लेंगे कि ये हम दोनों का प्रॉब्लम है कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है,
उसके ओपिनियन को लेकर हमारे बीच में बोलना हो रहा है। तो दोस्तों आप पाएंगे कि 95% आपके झगड़े यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। इन दोस्तों यदि आप दोनों एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ अच्छी तरीके से रहोगे तो बच्चे अच्छे अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ये बच्चा भगवान की गिफ्ट जो भगवान ने आपको दिया हुआ है, सेम में मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे लास्ट में कि यही भगवान ने ये बच्चे के लिए आपको चुना हुआ है। एंड इसीलिए आपको बच्चे के ऊपर प्राउड होना चाहिए, सेम वे आपको खुद के ऊपर भी प्राउड होना चाहिए कि ये भगवान ने, जो ईश्वर अल्लाह जीसस जिसके अंदर भी मैं मानता हूं, उसने ये गिफ्ट के लिए, ये बच्चे के लिए मुझे चुना हुआ है। तो मैं ऊपर वाले को निराश कैसे कर सकता हूं, राइट? एंड यही बात के साथ खुद के ऊपर प्राउड फील करें, बच्चों के ऊपर प्राउड फील करें। कमियां तो दुनिया निकालेगी बच्चों की, आप खूबियां निखारने के ऊपर ध्यान दें तो वो सचिन बन जाएगा। और अकाउंट अच्छा नहीं लिखेगा तो दुनिया भूल जाएगी। चाइनीज कहावत है कि दुनिया आपको वो नहीं कहती कि आपको क्या करना चाहिए, पर दुनिया जरूर से ही अपेक्षा रखती है कि आप जो भी करो आप उसके राजा होने चाहिए। सो मैं पेरेंटिंग का कोच बनूं, वो मुझे दुनिया ने नहीं कहा, पर वो अपेक्षा जरूर से रखेगी कि जब मैं ये काम करूं तो पूरी इबादत के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो एंड उसका मैं राजा बनूं। बस उतनी चीज आपके बच्चों को सिखा दे और उससे पहले आप उतनी चीज सीख ले। ऊपर वाले को मिलने के लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले ने भेजी हुई गिफ्ट के साथ खेलने के लिए बस उतना टाइम निकाल ले तो बच्चों के साथ खेलना भी एक मेडिटेशन ही है। अदरवाइज मेडिटेशन में बच्चे अच्छे ना हो तो मेडिटेंशन होता है, मेडिटेशन नहीं होता। राइट फ्रेंड्स? सो मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। आप सभी दोस्तों को मिलते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली हुई है एंड बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो डायरेक्शन के अंदर आप आगे बढ़े। मेडिटेशन की जर्नी काफी सारे लोग, काफी सालों के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं एंड काफी लोग ये नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं पीएमसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये मेडिटेशन की जर्नी के अंदर आप जाए, डीप से डीप जाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। आप खुश रहे, लोगों के अंदर खुशियां बांटते रहे, बट साथ ही साथ में अपने बच्चों का, अपने परिवार का उतना ही ध्यान देते रहे। वैसी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। थैंक यू।